हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द फायर सरमन को। तो दोस्तों, द फायर सरमन पोएम द वेस्टलैंड का थर्ड पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस में मैं द वेस्टलैंड, द बरियल ऑफ डेड और अ गेम ऑफ चेस को कवर कर चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले मैं आपको इस पोएम के कुछ मेन पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, द फायर सरमन पोएम द वेस्टलैंड का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसमें 139 लाइन्स हैं। और इस पोएम का नाम टी.एस. इलियट ने द फायर सरमन क्यों रखा है, ये हमें पोएम के एंड में पता चलता है। जी हाँ, पोएम के एंड में टी.एस. इलियट बुद्धा और सेंट अगस्टीन को रेफ़र करता है। दरअसल बुद्धा का एक सरमन है जिसमें वो हमें बताते हैं कि हमें इस फायर को काबू में रखना है और जितना हो सके हमें इस फायर के साथ साथ वर्ल्डली प्लेजर से भी दूर रहना है, क्योंकि ये फायर और वर्ल्डली प्लेजर्स हमें बर्बाद कर देंगे। यहाँ फायर एंगर, हेट्रेड और लस्ट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि वर्ल्डली प्लेजर्स में इलियट लवलेस रिलेशनशिप की बात करता है, जिनमें प्रॉस्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और होमोसेक्सुअल शामिल हैं। और इन तमाम रिलेशनशिप के थ्रू आपको फिज़िकल सेटिस्फिकेशन तो मिल जाती है, बट इससे आपकी सोल को कभी भी सुकून नहीं मिल पाता। और यही वो फायर है जो आपको बर्बाद कर देती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारी पोएम की तरफ। पोएम की शुरुआत टेम्स रिवर से होती है, जहाँ पर स्पीकर बैठा होता है। पोएम में बताया जाता है कि टेम्स रिवर कभी एक होली प्लेस हुआ करता था, जिसमें अप्सराएं रहा करती थीं और वह इस दरिया के किनारे पर आकर खेला करती थी। बट अब इस मॉडर्न टाइम पीरियड में टेम्स रिवर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, जिसमें लोगों ने तरह तरह की गंदगी फेंक दी है और इसी वजह से अब वो अप्सराएं इस रिवर को छोड़कर जा चुकी हैं। दरअसल इलियट यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए बताते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी स्पिरिचुअली डिजनरेट हो चुकी है और इनमें कोई भी फीलिंग्स या इमोशन नहीं हैं। और इसी सेक्शन के एंड में इलियट रीजनरेशन की बात भी करते हैं और वो अपने रीडर्स को एक नई होप देते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और टेम्स रिवर के बाद टी.एस. इलियट होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं, जिसमें वो मिस्टर एचनाइट्स के बारे में बताते हैं। वो एक मर्चेंट है जो अनरियल सिटी में रहता है। दोस्तों, यहाँ अनरियल सिटी लंदन को कहा गया है और यहीं पर मिस्टर एचनाइट्स भी रहता है। उनको वन आइड मर्चेंट कहा जाता है क्योंकि वो एक आंख से काना होता है। इसकी दाढ़ी काफ़ी बड़ी हुई है क्योंकि इसने शेव नहीं करवा रखी और ना ही वो दिखने में ज़्यादा अच्छा है। इन सब के अलावा उसकी पॉकेट में कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। मिस्टर एचनाइट स्पीकर से कहता है कि चलो हम कैनन स्ट्रीट होटल चलते हैं, वहाँ जाकर हम लंच करेंगे और लंच करने के बाद हम मेट्रोपोल चलेंगे ताकि वहाँ जाकर हम एक साथ अच्छा टाइम गुजार सकें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ, ये दोनों होटल्स होमोसेक्सुअलिटी की वजह से काफ़ी इनफेमस हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस पोएम का जो स्पीकर है वो टायरिशियस है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और इसी वजह से टायरिशियस पर बहुत सारे राइटर्स ने भी लिखा है। बट यहाँ टी.एस. इलियट ने जो टायरिशियस का एल्यूशन यूज़ किया है वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। टायरिशियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जिसको गॉडेस हीरा ने गुस्से में आकर एक श्राप दिया था, जिसकी वजह से टायरिशियस अंधा हो गया था। दरअसल होता क्या है कि एक बार टायरिशियस रास्ते में दो सांपों को इंटरकोर्स करते हुए देख लेता है, तो वो अपनी स्टिक से इन दोनों को अलग कर देता है, यानी उनकी इस मीटिंग को रोक देता है, जिसकी वजह से वो सांप गुस्से में आ जाते हैं और टायरिशियस को एक श्राप दे देते हैं, जिससे टायरिशियस में एक औरत की क्वालिटीज़ भी आ जाती हैं कि वो जब चाहे एक मर्द बन जाए और जब चाहे एक औरत बन जाए। और ये श्राप टायरिशियस के साथ 7 साल चलता है। ज़्यूस एंड हीरा ये दोनों ग्रीक गॉड्स हैं। ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और जोनो एंड जुपिटर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर लड़ाई चल रही होती है, जिसमें ये दोनों बहस करते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कौन ज़्यादा एंजॉय करता है। तो तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बात का फैसला टायरिशियस करेगा, क्योंकि इसमें ये दोनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं और वो बेहतर जानता है कि ड्यूरिंग सेक्स ज़्यादा एंजॉय कौन करता है।
तो वो टायरेशियस को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि सेक्स के दौरान ज़्यादा एंजॉय कौन करता है। तो टायरेशियस कहता है सेक्स के दौरान ज़्यादा औरत एंजॉय करती है। तो टायरेशियस की बात सुनकर गॉडेस हीरा को गुस्सा आ जाता है और तभी वो उसको एक श्राप देती है, जिसकी वजह से टायरेशियस अंधा हो जाता है। बट जब ज़्यूस ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। तो वो टायरेशियस को ऐसी पावर्स देता है जिसकी वजह से वो फ्यूचर को भी देख सकता है। इसीलिए टायरेशियस को ब्लाइंड प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो इस सेक्शन में टायरेशियस भी एक प्रेडिक्शन करता है। वो एक लड़की के फ्यूचर के बारे में बताता है जिसका नाम टाइपिस्ट है। टायरेशियस कहता है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो मुझे पहले से ही मालूम था, क्योंकि मैं इस लड़की के फ्यूचर को पहले ही देख चुका था। शाम का वक्त था और सब लोग ऑफिस में रिलैक्स हो रहे थे, क्योंकि ऑफिस को बंद करने का टाइम हो चुका था। तो इन्हीं तमाम लोगों में एक लड़की थी जिसका नाम टाइपिस्ट था। वो ऑफिस से सीधा वापस अपने घर आती है और घर पहुंचते ही अपने किचन में चली जाती है, जहां वो सुबह के छोड़े हुए बर्तन धोती है और चूल्हा जलाती है और अपने टिफ़िन को खोलकर इससे लंच निकालती है जो वो अपने ऑफिस में साथ लेकर गई थी। इसके बाद वो टाइपिस्ट अपने रूम की विंडो खोलती है, जहां इसके कपड़े सूख रहे होते हैं। इन कपड़ों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही होती हैं, जिसका मतलब ये है कि दिन ढल रहा है और शाम हो रही है। और टाइपिस्ट के कपड़े कमरे में एक सोफे पर बिखरे होते हैं। तो तब ही टायरेशियस बताता है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ जिसकी ब्रेस्ट भी है, और मैं जानता था कि इस लड़की के साथ क्या होने वाला है। मुझे भी इस गेस्ट का इंतज़ार था जो इस लड़की को मिलने वाला था। तो आखिरकार वो नौजवान लड़का आ जाता है। वो लड़का एक मामूली क्लर्क होता है, बट टाइपिस्ट के सामने ऐसा बन रहा होता है जैसे वो कोई करोड़पति शख्स हो। वो क्लर्क टाइपिस्ट के साथ खाना खाता है और इसके बाद खुद से बातें करने लगता है। जी हाँ, वो कहता है कि अब ठीक वक्त आ गया है, क्योंकि हमने खाना भी खा लिया है और अब हम फ्री हैं। इसके बाद वो क्लर्क टाइपिस्ट को सहलाना शुरू कर देता है, बट क्लर्क की तमाम ये हरकतें टाइपिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बट फिर भी वो क्लर्क को नहीं रोकती और ना ही उससे कुछ कहती है। तो तब एकदम क्लर्क इस टाइपिस्ट पर कूद पड़ता है, बट स्टिल वो क्लर्क को कुछ नहीं कहती। हालांकि क्लर्क भी ये बात अच्छे से जानता है कि टाइपिस्ट को ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, बट वो इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि टाइपिस्ट इसके बारे में क्या सोच रही है, क्या वो इसे अच्छा लगता भी है या नहीं, क्योंकि वो तो बस अपनी लस्ट को पूरा करना चाहता है। तो यहाँ टायरेशियस कहता है कि इस लड़की टाइपिस्ट का जो हाल है वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैं ख़ुद पहले ही बर्दाश्त कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टायरेशियस को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से इसमें वुमेन क्वालिटीज़ भी आ गई थी और वो बेहतर समझ सकता है कि लड़कियां सेक्स के दौरान क्या महसूस करती हैं। तो टायरेशियस दोबारा टाइपिस्ट के बारे में बताना शुरू कर देता है कि टाइपिस्ट और क्लर्क के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, बट उनका ये एक्ट लवलेस एंड इमोशनलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रू फीलिंग्स नहीं होती। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के फ़ौरन बाद क्लर्क वहाँ से चला जाता है, बट स्टिल टाइपिस्ट को समझ नहीं आ पा रहा कि इसके साथ हुआ क्या है। बट वो ये सोचकर खुश होती है कि बिल आखिर बिला टल गई। तो यहाँ टी.एस. इलियट ने सेक्स को एज अ टास्क दिखाया है, यानी कि एक ऐसा टास्क जिसको पूरा करना ज़रूरी था। तो दोस्तों, इस पोएम के एंड में टी.एस. इलियट हमें बताता है कि बुधा और सेंट अगस्टीन, इन दोनों लोगों का ये मानना था कि आपकी ज़िंदगी के सब प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, और वो है स्पिरिचुअलिटी। अगर हम अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को अपना लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी के तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी पोएम द फायर सरमन ख़त्म होती है। अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।